हेलो दोस्तों, राहुल रोजगार में आपका स्वागत है। आज की न्यूज़पेपर में देख लेते हैं कौन कौन सी सूचनाएं हैं। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें। देखते हैं आज के रोजगार में क्या है। सीबीएसई की 10वीं 12वीं की टर्म 2 परीक्षाएँ आज से शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की टर्म 2 की परीक्षाएं आज से शुरू। देश विदेश से 34 लाख विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे। बनाए गए कुल 7,412 परीक्षा केंद्र। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं टर्म 2 की परीक्षाएं मंगलवार से शुरू होंगी। देश विदेश की लगभग 34 लाख परीक्षा में बैठेंगे विद्यार्थी। कोरोना से केस बढ़कर मद्देनज़र बोर्ड ने परीक्षा केंद्र की संख्या में इजाफा किया है। 7,279 व विदेश के 133 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 10:30 बजे से ये परीक्षाएं चलेंगी और 10वीं की परीक्षाएं 24 मई को और 12वीं की परीक्षाएं 15 जून को साइकोलॉजी के पेपर के साथ समाप्त हो जाएंगी। जो 10वीं की परीक्षाएं हैं 24 मई को और 12वीं की परीक्षाएं जो है 15 जून को साइकोलॉजी के पेपर के साथ ये समाप्त हो जाएंगी। और देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण सूचनाएं। कोरोना संक्रमित विद्यार्थी भी दे सकते हैं परीक्षा। इसमें दिया गया है कि कोरोना संक्रमित विद्यार्थी भी दे सकते हैं परीक्षा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कोरोना संक्रमित विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। संक्रमित विद्यार्थी की मंगलवार से शुरू हो रही है 10वीं 12वीं की टर्म 2 की परीक्षाएं में बैठ सकते हैं। ऐसे में बच्चों के लिए परीक्षा केंद्र पर 2 क्वारंटीन रूम की व्यवस्था की गई है। किसी भी विद्यार्थी की तबीयत ठीक नहीं होने पर भी उसे क्वारंटीन रूम में भेजा जाएगा। वहीं टर्म 1 और टर्म 2 में परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों की कक्षा दोहरानी होगी। उन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठाने का अवसर नहीं मिलेगा। सीबीएसई की ओर से सोमवार को स्कूल को लाइव वेबिनार के माध्यम से शिक्षकों को विद्यार्थियों को टर्म 2 की परीक्षा की गाइडलाइंस के लिए जानकारी दी गई। परीक्षा के लिए जो एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं, इसे आप लोग देख सकते हैं कि परीक्षा को नीले या काले स्याही जेल पेन से परीक्षा देनी होगी। मधुमेह से पीड़ित विद्यार्थियों को परीक्षा कक्ष में खाने पीने की वस्तुएं ले जाने की अनुमति होगी। परीक्षा को अपनी पारदर्शी पानी बोतल व ग्लास व सैनिटाइजर लेकर आना होगा। 2 गज सामाजिक दूरी की हर समय पालन करना होगा। यही सब इसमें दिया गया है। और आगे देखते हैं कि नेक्स्ट खबर क्या है। शिक्षक को गृह जनपद आवंटित न करने पर कोर्ट का जवाब तलब। ये बात हो रही है 69,000 शिक्षक भर्ती की, जो कि ट्रांसफ़र के लिए जो फॉर्म पड़े थे उसके लिए वो कोर्ट जवाब मांगा है। आइए देखते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती को बिजनौर जिले के निवासी अनुसूचित जाति के यात्री को गृह जनपद आवंटित करने पर यदि दाखिले याचिका पर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य विपक्षियों के 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। यहाँ आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने अमित कुमार चौधरी से याचिका पर दिया है कि याचिका में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को क्वालिटी पॉइंट अंक व जिला वरीयता के आधार पर पुनरीक्षित आवंटन सूची की जारी करने के संबंध में समादेश जारी करने की मांग की गई है। ये उसके लिए लिस्ट जो कि ये कोर्ट ने जवाब और तलब मांगा है और उसकी लिस्ट तैयार की जा रही है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। मूल्यांकन में कई शिक्षकों के ड्यूटी के विषय के विपरीत। जो यूपी बोर्ड की मूल्यांकन कॉपियों का मूल्यांकन चल रही है उसके विषय में ये न्यूज़ है। देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर रहा है। इस अवधि में प्रायोगिक परीक्षाएं भी चल रही हैं। इसमें विषय के क्रम में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। मूल्यांकन शुरू होने से पहले यूपी बोर्ड सचिव दिव्याकांत शुक्ल ने परीक्षकों के विषय पर विवरण वेबसाइट पर विद्यालय के माध्यम से अपलोड कराया था, ताकि मूल्यांकन कार्य में शिक्षकों ने अनेक विषय से इतर उत्तर पुस्तिकाएं न मिले। लेकिन दुर्भाग्यवश कई स्थानों पर स्थिति सामने आई है
और आगे देखते हैं इसमें और क्या दिया है। कुछ विद्यालय की ओर से किसी विषय के शिक्षक की फिटिंग दूसरे विषय में कर दी गई, जबकि उनकी नियुक्ति किसी और विषय पर हुई। मूल्यांकन का कार्य ऑनलाइन ड्यूटी लगने पर वह समस्या के सामने आई, तब शिक्षकों ने उनकी ड्यूटी मिली। ये मूल्यांकन के विषय में ये जानकारी दी हुई है। आइए और आगे हम देख लेते हैं कि कौन सी नेक्स्ट सूचना है, जो कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हर क्षेत्र को शेड्यूल के मुताबिक दे पर्याप्त बिजली। ये राहत भरी कोई खबर है। प्रदेश में बिजली कटौती करने पर रोक। जो इस समय गर्मी के मौसम में काफ़ी हद तक कई जिलों की लाइटें 2-3 घंटे कटौती हो रही है, उस पर रोक लगाने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही है। आइए देख लेते हैं इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऊर्जा विभाग को पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बिजली कटौती बंद करें। सभी क्षेत्रों को निर्धारित रोस्टर शेड्यूल के मुताबिक बिजली की आपूर्ति हर हाल में की जाए। इसके लिए जो भी व्यवस्था करनी हो ज़रूर करें, तो अतिरिक्त बिजली खरीदने की व्यवस्था करें। शिकायतें मिली। मुख्यमंत्री ने सोमवार को ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने कहा कि पिछले कुछ दिनों प्रदेश के कई क्षेत्रों में निर्धारित रोस्टर को अनुसार बिजली की आपूर्ति न होने के कारण शिकायत मिल रही है। और आगे देखते हैं इसमें और कुछ क्या दिया है। 24 घंटे आपूर्ति के निर्देश दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। बिजली की कटौती की समस्या बढ़ने का लिया संज्ञान। अफसरों से कहा कि ज़रूरत पड़ने पर बिजली खरीदें। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में पिछले 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश का हर गांव, मजरा व शहर बिजली से रोशन हुआ और निर्बाध बिजली आपूर्ति रही। हम पूरे प्रदेश को यानी कि 24/7 अबाधित बिजली आपूर्ति करने के लिए संकल्पित हैं। आगे इसमें देख लेते हैं और कौन सी नेक्स्ट सूचनाएं हैं। बोर्ड परीक्षा आज से कोविड-19 के नियमों को लेकर रहेगी सख्त। जो अभी बोर्ड परीक्षा जो सीबीएसई बोर्ड की चल रही है, उसकी ये न्यूज़ है। ये परीक्षाएं सुबह में 10:30 बजे से आयोजित की जा रही हैं। देख लेते हैं। कक्षा 10 के कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, जो कि 22,732 परीक्षा स्कूल हैं और परीक्षा केंद्र जो बनाए हुए हैं 7,406 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और छात्राएं इतनी हैं और छात्र इतने हैं और कुल परीक्षार्थी टोटल मिला के 2 लाख से ऊपर परीक्षार्थी हैं। और कक्षा 12 के लिए ये दिया गया है, आप लोग इसे देख सकते हैं। ये इन बातों का कुछ बातें हैं, उनका ध्यान रखना है। आइए देख लेते हैं। परीक्षा से पहले अपना एडमिट कार्ड और स्टेशनरी आदि को ठीक से जांच लें। यहाँ पे ये दिया हुआ है। आज प्रश्न आए उसे पहले लिखें और अंक के हिसाब से ही प्रश्नों का उत्तर लिखें। परीक्षा से एक रात पहले अच्छी और गहरी नींद लें। इससे परीक्षा आने वाले दिन आप तरोताज़ा रहेंगे, तनाव मुक्त होकर परीक्षा दें। ये बात तो सही है कि परीक्षा से पहले एक दिन आप लोग पर्याप्त नींद लें। जिस विषय की परीक्षा हो उसके प्रमुख बिंदुओं पर एक बार फिर से दोहरा लें। परीक्षा की तिथि को ध्यान में रखकर अंतिम समय स्टडी का प्लान तैयार करें। यदि परीक्षा से पहले तैयारी अधूरी रह गई हो तो अपने शिक्षक को जरूर बात करें और सहयोग लें। अपने छोटे छोटे लक्ष्य के साथ पढ़ाई करें और अपने निर्धारित लक्ष्य को देखें। परीक्षा के दौरान आमतौर पर छात्र उन विषयों से घबरा जाते हैं जिनमें उनकी पढ़ाई कम हुई हो, कमज़ोर हो। ऐसे छात्र को उन पे विषय पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये कुछ विवरण दिया हुआ है जो परीक्षा में काफ़ी आप लोगों की मदद करेगा, इसे आप ज़रूर देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे हम चलते हैं। पाम तेल पर प्रतिबंध व शैम्पू बनाने से चॉकलेट तक के बढ़े दाम। जो पाम तेल होता है, जो रिफाइंड ऑयल तैयार किया जाता है, वो पाम तेल से ही बनता है और चॉकलेट के भी दाम बढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं क्या और कुछ क्या खबर दी हुई है। देश में खाद्य तेल की आसमान छूती कीमतों के बीच इंडोनेशिया 28 अप्रैल से पाम तेल का निर्यात बंद कर रहा है। इस फैसले का सबसे ज़्यादा असर भारत पर होगा, क्योंकि अपनी कुल ज़रूरतों का आधा से अधिक पाम तेल इंडोनेशिया से ही खरीदता है। पाम तेल महंगा होने से न सिर्फ खाने और तेल महंगे हो जाने, बल्कि शैम्पू, साबुन, बिस्कुट अन्य पर भी प्रभाव बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ेगा। यहाँ होता है पाम तेल का इस्तेमाल।
पाम तेल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वनस्पति तेल है। दुनिया भर में करीब 50% घरेलू उत्पादों का इसमें इस्तेमाल होता है। पाम तेल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल खाने के तेल में होता है। शैम्पू, नहाने, साबुन, टूथपेस्ट, विटामिन गोलियां, सौंदर्य प्रसाधन उत्पादन, केक, चॉकलेट आदि में इसका इस्तेमाल होता है। इंडोनेशिया से जल्द बातचीत करके सरकार इस पर कोई निर्णय लेगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। सीबीएसई के पाठ्यक्रम में बदलाव का विरोध। जो सीबीएसई के पाठ्यक्रम में जो बदलाव हुआ था इस्लामिक और मुगल पाठ को हटाने की, उस पर काफ़ी हद तक विरोध हो चुका है। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सीबीएसई द्वारा 10वीं, 11वीं, 12वीं के कुछ विषयों के पाठ्यक्रम में बदलाव का विरोध शुरू हो गया है। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का कहना है कि लोकतंत्र और विविधता जैसे विषयों को पाठ्यक्रम से हटाने के फैसले का किसी भी अकादमिक आधार पर कोई मतलब नहीं। ऐसा लगता है कि सीबीएसई अब एक संकीर्ण, पक्षपातपूर्ण और वैचारिक एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। हम यह सभी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम के साथ निरंतर छेड़छाड़ सही नहीं है। मालूम हो कि बोर्ड ने हाल ही में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए सीनियर सेकेंडरी पाठ्यक्रम जारी किया था। इस बोर्ड ने कुछ बदलाव किए। 12वीं की राजनीतिक शास्त्र पुस्तक से मुगल साम्राज्य बखान अध्याय में बदलाव किया। ये बात उसी की हो रही है। एक बार से फिर इस कोड को आप लोग पूरी तरह से स्कैन कर सकते हैं। इसमें स्कैन करने से 12वीं के 2 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे और इससे आपकी तैयारी को भी एक नया आयाम मिलेगा, जिससे कि आप उसके पैटर्न को पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे प्रश्न पूछ रहा है। ये 12वीं के लिए कोड दिया हुआ है और ये जो है कि 10वीं के लिए ये कोड दिया हुआ है। इसे आप लोग स्कैन कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन द्वारा। और देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। कोरोना के बचाव के पूरे इंतजाम एक कक्ष में बैठेंगे 18 परीक्षार्थी। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की टर्म 2 परीक्षाएं आज से बनाए गए हैं और उसमें एक कक्ष में सिर्फ 18 परीक्षार्थी ही बैठ सकेंगे और परीक्षा केंद्र 7,412 जो केंद्र जो बनाए हुए हैं, इसमें सिर्फ 18 परीक्षार्थी एक कक्ष में ही बैठ सकते हैं और काफ़ी दूरी बना के बैठेंगे, क्योंकि इस समय थोड़ी सी कोरोना के लिए हलचल मची हुई है। देखते हैं आगे कुछ मुख्य दिशा निर्देश दिया हुआ है। परीक्षार्थी को नीले, काले, स्याही या जेल पेन से, ये पीछे बात हो चुकी है, उसी के बारे में ये दिया हुआ है। अन्य अखबारों में अन्य तरीके से दिया हुआ है। देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। पत्रकारों के खिलाफ नहीं मिले सबूत, मिली जमानत। पत्रकारों के खिलाफ नहीं मिले सबूत तो मिली जमानत। ये बात चल रही है कि जो बलिया में पेपर लीक का मामला, जो अंग्रेजी का पेपर यूपी बोर्ड का 12वीं का जो लीक हुआ था, उसी के बारे में ये दिया हुआ है। यूपी बोर्ड के पेपर लीक मामले में फंसाए गए 3 पत्रकारों के खिलाफ जांच में साक्ष्य नहीं मिले, नतीजन उन पर लगाई गई संगीन धाराएं पुलिस को हटानी पड़ी। इसके बाद सोमवार को जिला जज की अदालत ने पत्रकार को अजीत ओझा को जमानत दे दी है। दिग्विजय सिंह व मनोज गुप्ता शुक्रवार को ही जमानत मिल गई थी। तीनों की रिहाई मंगलवार को होने की संभावना है। बोर्ड परीक्षा के दौरान पेपर लीक की खबर प्रकाशन करने पर पुलिस प्रशासन ने अपनी नाकामियां छिपाने के लिए पत्रकार अजीत, दिग्विजय सिंह, मनोज को गिरफ्तार किया था। इससे खफा मीडिया प्रतिनिधि संयुक्त पत्रकार संघर्ष मोर्चा ने बैनर तले आंदोलित है। पत्रकारों पर जालसाजी और कूटचरित दस्तावेज बनाने के इस्तेमाल से जुड़ी भारतीय दंड संहिता धाराएं 420 एक दिया हुआ है, उसी के बारे में आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। इसमें यूपी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव 6 मई को, नामांकन कल। जो यूपी के कुछ चुनाव जो हैं छात्र संघ के, वो चुनाव जो हैं कल होंगे। आइए देखते हैं क्या इसमें कुछ लिखा हुआ है। यूपी के कॉलेज के छात्र संघ चुनाव 6 मई को होगा। छात्र संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, पुस्तकालय मंत्री और से 5 संकाय प्रतिनिधित्व के लिए नामांकन 27 अप्रैल को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक किया जा सकता है। मतदाताओं को नोटिस में कोई नहीं है, विकल्प भी मिलेगा। जिला प्रशासन को हरी झंडी मिलने के बाद प्रधान चुनाव अधिकारी डॉक्टर बनारसी मिश्र ने सोमवार को चुनाव की अधिसूचना जारी की और कुछ यहाँ पे दिशा निर्देश दिया हुआ है। चुनाव का कार्यक्रम कैसे निर्धारित होगा, ये सब कुछ दिया हुआ है कि 27 अप्रैल को नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक, 28 अप्रैल को नामांकन पत्रों के सत्यापन, 29 अप्रैल को नामांकन पत्रों की वापसी सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। वैध
प्रत्याशियों की सूची प्रकाशन इसी दिन शाम 4 बजे तक। ये कुछ यहाँ पे दिशा निर्देश दिया हुआ है, आप लोग इसे देख सकते हैं। और उम्मीदवारों की अर्हताएँ क्या है? स्नातक के छात्रों के लिए 17 से 22 वर्ष तक उम्र सीमा है और स्नातकोत्तर के लिए विद्यार्थियों के लिए अधिकतम 24 वर्ष की आयु होनी चाहिए और शोधार्थियों के लिए अधिकतम 28 वर्ष की उम्र सीमा होनी चाहिए। अगला न्यूज है कि खेल को मौलिक अधिकार घोषित करने के मामले में केंद्र और राज्यों से मांगे सुझाव। अब जो खेल है उसको मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है रखना चाह रही है सरकार। देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने खेल को मौलिक अधिकार घोषित करने के मामले में न्याय मित्र दिया हुआ, लेकिन न्यायमूर्ति की रिपोर्ट पर केंद्र और राज्य सरकारों से सुझाव मांगे। कोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह में सुझाव मांगते हुए गर्मी की छुट्टियों के बाद फिर सुनवाई करने की बात कही है। न्यायमूर्ति वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने सुप्रीम कोर्ट को दाखिले में रिपोर्ट में शारीरिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाए जाने का सुझाव दिया है। ये रही बात, और आगे देखते हैं क्या न्यूज है। 4 वर्षीय इंटीग्रेट बीएड कोर्स को लेकर करना पड़ सकता है थोड़ा और इंतजार। 4 वर्षीय इंटीग्रेट बीएड कोर्स को लेकर करना पड़ सकता है थोड़ा और इंतजार। शैक्षणिक सत्र 2022-23 से शुरू होने वाले 4 वर्षीय इंटीग्रेट बीएड कोर्स को लेकर छात्रों को थोड़ा सा और करना पड़ सकता है इंतजार, उसके बारे में दिए हुए हैं। अब देख सकते हैं कुछ और अगली न्यूज। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायक ग्रेच्युटी के हकदार। सुप्रीम कोर्ट के सोमवार ने कहा कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के काम करने के लिए नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायक ग्रेच्युटी के हकदार हैं। ये उसी के बारे में दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं कुछ। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा में धांधली पर जवाब तलब। बेसिक शिक्षा परिषद के पूर्व सचिव संजय सिन्हा का निधन। निदेशक साक्षरता वैकल्पिक शिक्षा उर्दू एवं प्रचार भाषाएं पद से सेवानिवृत्त बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सिन्हा अब नहीं रहे। ये जो हैं बेसिक शिक्षा यानी प्राइमरी के जो ये सचिव थे वो अब नहीं रहे, इनका निधन हो चुका है। आगे देखते हैं कौन सी और न्यूज है। ओबीसी युवाओं को मुफ्त कोचिंग के लिए बनेगी अकादमी। ये बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ओबीसी युवाओं को मुफ्त कोचिंग के लिए बनेगी अकादमी। अब ओबीसी छात्र छात्राओं को भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रशिक्षण अकादमी खोलने की दिशा में एकदम कदम बढ़ाया है। सरकार ने अगले 2 साल में डिजिटल प्रशिक्षण अकादमी शुरू करने जा रही है और योगी सरकार युवाओं को और अधिक सशक्त बनाने और आगे लाने का प्रयासरत है, उसके बारे में ये दिया हुआ। आगे देख लेते हैं जॉब अलर्ट, जो कि कुछ सामने भर्ती निकली हुई है, देखते हैं। एसबीपी में करें आवेदन 25 पद के लिए। ये पात्रताएँ हैं यानी योग्यताएँ हैं, ये चयन का तरीका है। आवेदन शुल्क इसका 1500 रुपया है और इस वेबसाइट पे आप जाके आवेदन कर सकते हैं। देखते हैं और अगली भर्ती कौन सी है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन 10 पदों के लिए भर्ती निकली है। आयु सीमा अधिकतम 35 वर्ष और इसकी ये पात्रताएँ दी हुई हैं, जो कि योग्यताएँ हैं। चयन प्रक्रिया है, आवेदन का माध्यम ऑनलाइन है। इस वेबसाइट पे आप लोग जाके इसे आवेदन कर सकते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के 90 पदों पे भर्ती निकली हुई है, आप लोग इसे देख सकते हैं। इसकी जो आवेदन शुल्क है 200 रुपये रखी गई है और जो इसका आवेदन की अंतिम तिथि है 8 जून रखी हुई है। 8 जून इसकी आवेदन की अंतिम तिथि रखी है। ये वेबसाइट दी हुई है, इस पे जाके आप लोग इसे आवेदन कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या चयन की प्रक्रिया है, इसे आप देख सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।